उनको इसी बात से, अभी वो खुद भी बताएंगी, चिढ़ इसी बात से थी कि जो एससी समाज से कोई महिला या पुरुष आता है तो उसको एक खास तरीके से नजर आना चाहिए। इनको बाकी सब केसेस की तरह बहकाया गया, दौड़ाया गया और इनकी एफआईआर दर्ज नहीं। दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल और उनके साथ कुछ और प्रोफेसर्स, वो सब साजिश करके, और उनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं ही शामिल। पहले दिन से प्रिंसिपल साहिबा इनसे नाराज थी कि तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों आती हो, तुम ऐसे इतनी फर्राटेदार इंग्लिश क्यों बोलती हो। और इनको फिर जाति सूचक शब्दों से भी कई बार नवाजा गया, यानी कि बोला गया, पब्लिकली बोला गया। एक तो लॉबी इनके पीछे है, वही मनुवादी मानसिकता की पूरी। प्रिंसिपल साहिबा ने अपने बाकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलके रितु जी के साथ तो अपराध किया ही है, बल्कि कोर्ट के साथ भी एक धोखाधड़ी का अपराध किया, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के साथ। जो हम जिस न्याय की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उसमें ये शामिल होंगे, आवाज उठाएंगे, वो सारे नेता कहाँ हैं आज? क्या जब हम इंतजार कर रहे हैं कि हम मोमबत्ती लेके निकलेंगे, जब ये रोहित वेमुला जैसे और पायल तन्वी जैसे केसेस बन जाएंगे, क्या हम तब तक का इंतजार करते हैं? पूरी उम्मीद है और ये मिसाल बनेगा, स्वाभिमान का मिसाल बनेगा। हर 24 घंटे के साथ उसकी ये प्रताड़ना है, उसकी एफिशिएंसी घटती है। लाखों लोग हमारी कम्युनिटी से फिर माफी मांगते हैं, गुलामी की तरह सर ही झुकाते हैं। होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा जेल। मरोगे आप, कम से कम ये तो आत्मसम्मान से रहेंगे कि हम लड़के मरे, सड़के नहीं मरे, दलाली करके नहीं मरे, गुलामी करके नहीं मरे। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप मुझे एक प्रिंसिपल एससी समाज से दिखा दीजिए अगर कोई है, या अगर कोई एक आधा अगर बना, वैसे तो कोई नहीं है, अगर बना भी है तो आप मुझे बता दीजिए। तो जहां हम 3 रोटी खाते हैं वहां 2 रोटी खा लेंगे, बट स्वाभिमान को झुकने नहीं दूंगी। और ये समाज की लड़ाई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, महमूद प्राचा और रितु। आप दोनों लोगों को जानते हैं। दोनों शख्सियत लगातार शोषित वंचित समाज की एक लीगल असिस्टेंस कर रही हैं और एक इंटेलेक्चुअल असिस्टेंस कर रही हैं। रितु लगातार समाज के मुद्दों पर मुखर हैं और सरकार हो या कोई किसी भी तरह के जातीय धार्मिक शोषण हो उसके खिलाफ बोलती हैं। और प्राचा साहब सड़क पर भी बोलते हैं और आप संविधान के दायरे में रहकर कोर्ट में भी आपकी लड़ाई लड़ते हैं। रितु को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और डॉक्टर प्राचा के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। किस तरह से पुलिस की रेड थी, किस तरह से धमकियां मिलती हैं। और डॉक्टर रितु के साथ हुआ था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जातिवाद का गढ़ वो है जहां जहां पावर सेंटर्स है, चाहे वो जज न्यायालय हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, बिजनेस हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ये तमाम जगह जहां से पावर सेंटर्स है, जहां ताकत है, वहां वहां जातिवाद अपने चरम पर है। रितु लगातार सामाजिक मुद्दों पर मुख्य रूप से बोलती थी। उनके साथ एक कॉन्स्पिरेसी हुई और उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। हाथ नहीं धोना पड़ा, साजिश करके उनको हटाया गया। उसके बाद वो लीगल तरीके से उन्होंने इस केस को लड़ाई शुरू की और अब वो मामला कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। प्राचा साहब, क्या हुआ है रितु के मामले में जो उनके साथ हुआ था? अगर मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊं तो एकलव्य की कहानी हम सबको पता है। एकलव्य का जो गुनाह था वही गुनाह रितु सिंह जी का भी है। एकलव्य का गुनाह यह था कि वो उस समय के सभी अपने जो समकालीन योद्धा थे उन सबसे अच्छा था और उन सबको अकेला हरा सकता था। इसी वजह से उसका जिस भी तरीके से अंगूठा काट लिया गया, क्योंकि उसकी लाइन सबसे इतनी ज्यादा लंबी थी। यही गुनाह रितु सिंह जी का भी है। ये एक इंटरव्यू पास करके अपने दम पे डीयू में, दौलत राम कॉलेज में गेस्ट टीचर बनती हैं। उसके बाद इनके सारे टीचर जो स्टूडेंट्स हैं वो इनकी तारीफें करते हैं कि आप सबसे अच्छी टीचर हैं। तो और जो इनकी प्रिंसिपल हैं उनको इसी बात से, अभी वो खुद भी बताएंगी, चिढ़ इसी बात से थी कि जो एससी समाज से कोई महिला या पुरुष आता है तो उसको एक खास तरीके से नजर आना चाहिए। और अगर वो उस तरीके से नजर नहीं आता, इंग्लिश अच्छी बोलता है, पहनावा ऐसा पहनता है जो उन लोगों के जहन में एससी कम्युनिटी को नहीं पहनना चाहिए, और उससे उनको शायद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा रितु सिंह जी से, तो ये साजिश के तहत झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर अदालत हाई कोर्ट तक में फाइल किए। तो अब झूठे डॉक्यूमेंट्स जो बनाए जाते हैं जिसमें
बगैर नाम के स्टूडेंट्स की कंप्लेंट, एक तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टूडेंट्स की कंप्लेंट पे ये कहा गया है कि टीचर को हटा दिया। इस प्रकार से तो मुझे लगता है एक भी टीचर नहीं बनेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं बचेगा एक भी टीचर। दूसरी बात यह है कि ये जो लेटर लिखा भी गया था जिसकी बुनियाद पे इनको एकदम सडनली ये बाद में फोर्ज करके, इसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं है, इसमें कोई रिसीविंग का कोई टाइम नहीं है, डेट नहीं है, कुछ नहीं है। एक झूठी कंप्लेंट बना के उसकी बुनियाद पे एक मीटिंग की गई जिसमें कई प्रोफेसर्स भी शामिल थे, उसकी बुनियाद पे इन्हें हटा दिया गया। अब बुनियादी बात यह है कि जब तक इस चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि कौन लोग इस साजिश में शामिल थे, तो हमने जो पुलिस के पास कंप्लेंट की रितु सिंह जी ने जाके मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में, तो हालांकि SC/ST एक्ट में तो तुरंत FIR करनी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और पार्लियामेंट ने सेक्शन 18 ने बनाया, लेकिन फिर भी इनको बाकी सब केसेस की तरह बहकाया गया, दौड़ाया गया और इनकी FIR दर्ज नहीं। फिर ये DCP साहब के पास गई, उन्होंने भी नहीं की। तो ऐसा महसूस होता है कि उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारी, बड़े बड़े दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके साथ कुछ और प्रोफेसर्स, वो सब साजिश करके, और उनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं ही शामिल, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है, इनको नापसंद किया जाता है, इन सब ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की। अब इसमें जब DCP के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई तो हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और कोर्ट में ना सिर्फ प्रिंसिपल मुलजिम बनेंगी, ना सिर्फ DU के दूसरे अधिकारी जिसमें डीन भी शामिल है वो बनेंगे मुलजिम, बल्कि SHO साहब और DCP साहब भी मुलजिम बनेंगे, क्योंकि उन्होंने FIR दर्ज नहीं की साजिश के तहत मिलके। तो ये इनका मोटा मोटा क्रिमिनल केस है, और कोर्ट ने हमारी बात का संज्ञान लेके सवाल किया है पुलिस से कि क्या एक्शन लिया है आपने अब तक इस पे। तो उसके लिए 9 सितंबर की डेट लगी है, तब मुझे उम्मीद है कि FIR दर्ज होगी और उसके बाद न्याय मिलने की पहली मजबूत प्रक्रिया शुरू होगी कि जब सारे सबूत जुटाए जाएंगे, जो जो लोग साजिश करके इनके खिलाफ है उनके खिलाफ सबूत जुटा के हम इनकी नौकरी बहाल कराएंगे। तो आप लोग का आर्गुमेंट क्या है कि किस तरह क्यों इनको निकाला गया? आपने क्या दलील दी है? हमने ये दलील दी है कि इनको पहले दिन से, वो अभी ये स्वयं भी बताएंगी डिटेल में, पहले दिन से प्रिंसिपल साहिबा इनसे नाराज थी कि तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों आती हो, तुम ऐसे इतनी फर्राटेदार इंग्लिश क्यों बोलती हो। और इनको फिर जाति सूचक शब्दों से भी कई बार नवाजा गया, यानी कि बोला गया, पब्लिकली बोला गया, और हर जगह जहां भी मिल जाती थी वहां इनकी बेइज्जती करती थी। उसके बावजूद भी जब इनको हटाया गया, देखिए मजेदार बात, उस दिन तक सुबह तक इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इनको नहीं रखा जाए। इनकी जो टीचर इंचार्ज हैं उन्होंने कहा जाके ये आप जाके ज्वाइन कीजिए, और प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस में जाके आप साइन करके ज्वाइन कीजिए। वहां जब ये पहुंचती हैं तो वहां इनको एक शौक लगा कि आज आपका अंगूठा काटा जाएगा, जो एकलव्य के साथ हुआ था कि आपको नहीं ज्वाइन करने दिया जाएगा। ये इनकी मोटी मोटी कहानी है। एक और मजेदार बात है, इनके प्रिंसिपल के ऊपर जो चेयरमैन साहिबा हैं वो कह रही हैं कि इनको नहीं हटाया जाना चाहिए। उन्होंने रिटर्न में रिपोर्ट की है, रिटर्न में प्रिंसिपल को भी लिखा है कि ऋतु को नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की भी गाइडलाइंस है, कोरोना में किसी को नहीं हटाया जाएगा, और उसके अलावा भी इसको जाति की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा उनकी स्वयं चेयरमैन। और चेयरमैन को ही हक होता है। देखिए और मजेदार बात सुनिए, किसी को नौकरी पे रखना या नहीं रखना ये मैनेजिंग कमेटी का ताकत होता है, प्रिंसिपल की नहीं होती है। उसके बावजूद भी इनको हटाया गया। तो प्रिंसिपल साहिबा जो रॉय साहिबा हैं, उनका मानसिकता, उनकी जात, और वो पहले से भी उनके ऊपर इस तरह के केसेस थे। एक और हमारी सीनियर अनुला मौर्य साहिबा थी, जो कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल थी, जिसके अंडर ये सिर्फ लेक्चरर थी, तो उनको ही इन्होंने प्रताड़ित किया था, और उनको ही जाति सूचक शब्दों से भी उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करा था। तो प्रिंसिपल खुद इनसे डरती थी और उनको अपनी सुरक्षा मांगनी पड़ी थी इनसे। तो इस प्रकार की ये एक तो लॉबी इनके पीछे है, वही मनुवादी मानसिकता की पूरी लॉबी इनके पीछे है, और वो जो है अम्बेडकरवादियों से, खास तौर पे ऋतु जैसे अम्बेडकरवादियों से तो खास नफरत उनकी होती है, क्योंकि ये उनको खतरा है। तो ये प्रजा साहब, ये ऋतु का जो पूरा मसला था, और आपको एक वकील पहले से आपको कैसे पता था, ये कितना महीने का प्रोसेस लगा है नोटिस जारी करवाने में लीगल सिस्टम से? देखिए पहले तो इनको
अब ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए कि लीगल एडवाइस ही ठीक नहीं मिली। जो बुनियादी बात थी इनकी कि ये इनको प्रताड़ित सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि ये एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की पढ़ी लिखी और बहुत ही ज्यादा माहिर और इंटेलिजेंट महिला थी, ये इनका सबसे बड़ा कसूर, ये एकलव्य थी एक तरह से। तो उस बात को इन्होंने कभी मुखरता से उठाया ही नहीं और इनको उस तरह की एडवाइस नहीं मिली, ना इन्होंने उठाया। लेकिन जो इनका वैसे भी केस था, अगर ये बात भी भूल जाई जाए तो एडहॉक जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो तो एक तरह की खुद ही गुलामी है। वो भारत के संविधान की मूलभूत भावना और जो गाइडलाइंस और गवर्नमेंटल ऑर्डर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी हैं उसमें भी मना है एडहॉक टीचर्स को बनाना। इनको एक्चुअली परमानेंट टीचर बनाना चाहिए था, एडहॉक बना के एक। तो क्या ये जो आप जो इस हजारों कास्ट की वजह से इस तरह के भेदभाव हो रहे हैं, लोग चुपचाप घर बैठ जाते हैं। रितु ने जो लीगल असिस्टेंस लेने का फैसला किया और आप इनके वकील हैं, और अब तो क्या कोई माइलस्टोन फैसला आ सकता है एडहॉक को लेकर, या जिस तरह से टेम्परेरी बेसिस पर लोगों की नौकरियां कराई जा रही है? देखिए शंभू जी, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो ना सिर्फ जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के एडहॉक जो पोस्ट पे हैं, चाहे वो लेक्चरर हो चाहे वो दूसरी जगहों पे हो, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए लैंडमार्क साबित होगा। बल्कि सभी जो ये ठेकेदारी प्रथा भारत में शुरू हुई है उसके लिए भी एक लैंडमार्क केस साबित होगा। लेकिन उसके लिए हमें सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा बैकग्राउंड आप जानते ही हैं, जो हम बीड़ा उठाते हैं उसको जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाते पीछे नहीं हटते। आप भी वैसे ही हैं और ऋतु भी वैसी है, ये हमारी अच्छी किस्मत है। और इस प्रकार से अगर ये लड़ाई लड़ी जाएगी तो पूरे देश में जो ये प्राइवेटाइजेशन और ये जो एडहॉक अपॉइंटमेंट्स है उस पर बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है ये केस। तो ये आपने जब केस सीधे, आप जब FIR दर्ज नहीं हुई ऋतु की तो आप सीधे हाई कोर्ट गए? नहीं, पहले हमसे पहले ये एक और वकील साहब के द्वारा हाई कोर्ट गई, जहां इन्होंने सिर्फ जो बुनियादी बात थी वो नहीं उठाई कि मेरे साथ प्रताड़ना जो की गई है वो इस वजह से की गई है। हालांकि उसके सबूत इनके पास इतने पुख्ता मौजूद हैं कि मैं नहीं समझता किसी और केस में इतने ज्यादा सबूत इस चीज के मौजूद होंगे। उसके बावजूद भी अब जो लीगल एडवाइस इन्हें मिली उस हिसाब से चली। प्रिंसिपल साहिबा को डायरेक्टली पार्टी भी नहीं बनाया, हालांकि सारा जुर्म सारा गुनाह उनका था। तो उन टेक्निकल बुनियाद पे, और उसके बाद सबसे बड़ी वजह जो हुई हाई कोर्ट में इनका केस जो ये नहीं जीत पाई, सफल नहीं हुई, कि उसमें उन्होंने ये झूठे डॉक्यूमेंट्स लगाए, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे वो बनाए, फर्जी रिकॉर्ड क्रिएट किए, आधे अधूरे रिकॉर्ड कोर्ट में फाइल किए और उसकी बुनियाद पे कोर्ट को गुमराह करके, तो जो हमने यहाँ पे FIR कराने की कोशिश की है उसके बाद हम ये भी साबित करेंगे कि किस प्रकार से प्रिंसिपल साहिबा ने अपने बाकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलके ऋतु जी के साथ तो अपराध किया ही है, बल्कि कोर्ट के साथ भी एक धोखाधड़ी का अपराध किया, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के साथ। इतनी निडरता से ये मानसिकता ये बहुत ज्यादा, ये पूरे देश के लिए, इस देश के SC ST के लिए इंटरव्यू बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि मुझे हर 10 कॉल रोज आते हैं, 100 में 10 कॉल, जिसमें लोगों को जाति की वजह से सरकारी नौकरियां हैं। एक मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो राजेंद्र प्रसाद सिंह, वो प्रोफेसर हैं वो भी, और वो कहते हैं कि SC ST के लिए नौकरी पा लेना आसान है रिजर्वेशन की वजह से, लेकिन उनके लिए सम्मान से नौकरी कर पाना ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने जो मामला लिया है और अब जबकि नोटिस जारी हुआ है, उनसे पूछे गए हैं, उसके बाद फिर फर्दर इसके बीच कितना समय लगा वकील साहब? आपने जब पिटीशन केस याचिका दायर की हाई कोर्ट में और नोटिस जारी होने में, बस मैं टाइमिंग का पूछ रहा था, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद कोर्ट से बहुत लंबा समय लगेगा या कुछ नहीं फैसला, एक अविश्वास बना हुआ है, जबकि मेरा लीगल सिस्टम पे बहुत भरोसा है। भारत की कानून की चक्की देर से पीसती है लेकिन बहुत महीन पीसती है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ता है, खासतौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को बहुत ज्यादा लंबी मार्ग बहुत लंबा होता है। इस बात में भी मुझे कहने में कोई शक नहीं है, क्योंकि हम रोज कोर्ट्स को देख रहे हैं। तो लेकिन इस केस में, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस प्रकार से हम लोग चलते हैं, पूरा अपना एक प्लान बना के सारे ऑप्शंस को वे करके और सब
जो भी कानूनी तरीके होते हैं उस तरीके से। तो मैं समझता हूं इसमें तो अभी हमें 1 महीना भी नहीं लगा है ये क्रिमिनल केस करने में, हमने 1 महीने का ही समय लिया है और नोटिस हो गया है एफआईआर कराने के लिए। तो आप समझ लीजिए इतनी एफआईआर कराने के आदेश दे दिए कोर्ट ने। कोर्ट ने ये कहा है कि क्यों नहीं आपने ऐसा एटीआर मांगी है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्योंकि एफआईआर करना फर्ज है, सेक्शन 18 कैपिटल ए है। आप सबको पता है 2 अप्रैल की इतनी बड़ी जो एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने के लिए, उसके बाद धारा 18A आई थी 2018 में अगस्त में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपनी जो पिछली जजमेंट थी उसको इतनी बुरी शब्दों के साथ लताड़ा है अपनी स्वयं की जजमेंट को और रिव्यू किया है। तो उसके बाद भी देश में आप ये देख रहे हैं कि 18A का पालन नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैजिस्ट्रेट जो स्पेशल जज साहब आए उन्होंने बोला है कि आपने अभी तक इस पे क्या कार्रवाई की है ये हमें 9 तारीख तक बताएं। अच्छा, एक सवाल मुझे जानकारी के लिए कि क्या अगर कोई SC/ST व्यक्ति थाने जाता है SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराने, तो जैसे महिलाओं के साथ जो हिंसा, जैसे पॉक्सो एक्ट है जो रेप का मामला है या छेड़छाड़ का मामला, उसमें कि आपको 0 एफआईआर तो करनी ही करनी है, मतलब एफआईआर करनी ही करनी है। क्या SC/ST एक्ट में कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब का आदमी थाने जाता है तो उसमें एफआईआर मैंडेटरी आपको करनी ही करनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। पॉक्सो एक्ट की बात अलग है, उसमें भी मैंडेटरी है, लेकिन SC/ST एक्ट में तो स्पेशल धारा बनी है 18A। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आपके सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा मैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही किसी भी SHO के पास या पुलिस अधिकारी के पास जो थाने में बैठा है एफआईआर दर्ज करने, कोई भी शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति या महिला जाती है या कोई बच्चा जाता है और वो रिटर्न में भी कोई दरखास्त नहीं देता, सिर्फ ओरली बता देता है उसे कि मेरे साथ ये हुआ है, तो उसका फर्ज है ये बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी पूछताछ के, बगैर कोई सबूत जुटाए एफआईआर तुरंत करनी है। नहीं, ये फर्ज है या ये लीगल बाउंड है, आपको करनी है? बाउंड है, मतलब उसके पास, मैं बता रहा हूं उसको, अभी कोई और रास्ता ही नहीं है, करनी ही करनी है। यदि वो SC/ST का व्यक्ति और या महिला झूठ भी बोल रही है, मैं आपको और बता रहा हूं, हालांकि ऐसा मुझे नहीं लगता कोई करोड़ केस में से एक ऐसा केस होता होगा, 1 करोड़ केस में से, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग तो कोई 100 प्रताड़नाएं होती हैं तब कहीं एक बार जाते हैं, मतलब 100 अगर किसी के साथ जुल्म होते हैं तो कोई उनमें से एक जाता है, एक हिम्मत करता है जाने की। उसके बाद जो एक जाता है उसमें से भी 100 जाते हैं ना, ये वाले एक, तो किसी एक की जाके एफआईआर दर्ज होती है, कंप्लेंट दर्ज होती है। तो मतलब मैंडेटरी है कि आपको एफआईआर करना है, मैंडेटरी है करना। अब आगे सुनिए, यदि वो नहीं करता तो वो जेल जाएगा व्यक्ति SHO धारा 4 के तहत। और ये केस अगर एफआईआर नहीं हो तो आदमी को अब सीधे कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। नहीं, उससे पहले मैं वो बता रहा हूं, जो प्रोसीजर है वो ये है कि SHO साहब ने, थाने वालों ने एफआईआर नहीं की तो उसको DCP यानी कि SP जो होते हैं, एडिशनल SP, अगर स्टेटों में देखा जाए तो उनके पास जाना चाहिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से, या चिट्ठी के माध्यम से ये बात DCP साहब को बतानी चाहिए। अब सुनिए आगे, DCP साहब की जिम्मेदारी है अभी कि वो एफआईआर दर्ज कराएंगे और इसकी कॉपी, अगर ओरल भी कंप्लेंट है तो इसकी कॉपी दिलवाएंगे इसको, जो भी विक्टिम जाता है पुलिस स्टेशन या DCP साहब के पास जाता है, कॉपी दिलवाएंगे। और उसके बाद घटना स्थल पर DM, उस क्षेत्र का DM जाएगा घटना क्षेत्र पे और ये देखेगा कि उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसको सुरक्षा कैसे मिलेगी, और उसने क्या क्या ऑफेंस हुए और उसको क्या क्या खतरा है, और उसको कॉम्पनसेशन दिलवाई जाएगी। ये सब प्रावधान है। अब अगर DCP साहब ने भी ये कार्य नहीं किया, तुरंत नहीं किया, तो उनके ऊपर भी धारा 4 लगेगी। जैसे ऋतु सिंह जी के भी केस में SHO साहब पे भी हमने जो मुकदमा कराया है उसमें उनके ऊपर भी धारा 4 लगेगी और DCP साहब के ऊपर भी 4 धारा लगेगी, तो ये दोनों भी जेल जाएंगे। इसमें ये प्रावधान है SC/ST एक्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एट्रोसिटीज एक्ट, जिसका खुले आम उल्लंघन पूरे देश में हो रहा है। शुक्रिया प्राचा साहब, मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, ये देश के लिए बहुत जरूरी है कि लीगल सिस्टम पर आपका भरोसा भी बढ़ेगा, आम आदमी का जुडिशियरी पर भी भरोसा बढ़ेगा
मैं फिर कह रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, जो संवैधानिक प्रावधान है, अगर हम लोगों ने उसको उस पर अमल करना शुरू कर दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो हम आधी लड़ाई लड़ जीत सकते हैं। ठीक से थोड़ी मेहनत लगेगी, हाँ, लेकिन हाँ। ठीक है, छोड़ना नहीं है। लेकिन किसी भी और तरीके से महमूद बट प्राचा जैसे वकील भी तो होने चाहिए सर। अरे एक एक से ही वो एक 11 होते हैं, धीरे धीरे करके और भी वकीलों को हम ट्रेन कर रहे हैं, ऐसा होगा। जैसे सक्सेस स्टोरीज आएंगी ना, जैसे अभी हमने 25,000 का एक जुर्माना लगवाया, तो उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कितने लोग हौसला करके अब पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हुए, नहीं तो पहले कोई बोलता ही नहीं था। लेकिन तो पता नहीं, ये पता नहीं कोर्ट की अवमानना न हो जाए, लेकिन अब तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लगने लगा कि कोलिजियम सिस्टम पहले बंद हो। कल मैं जस्टिस काटजू का मामला के देख रहा था, एक लेख आरक्षण को लेकर, और जस्टिस गगोई का आपने पूरा मामला देखा। बोबरे साहब रिटायर हो गए। रिटायर्ड जज पर बोलना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है ना। इसमें मैं आपको लीगल एडवाइस इसी के माध्यम से दे दूं। हाँ, कि कोर्ट की जजमेंट्स की क्रिटिसिज्म करना, हाँ, कोई भी वो नहीं है, और कॉलेजियम सिस्टम पे बोलना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का संविधानिक और या जुडिशियल फंक्शन नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। बल्कि मेरा ओपिनियन इसमें ये है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं, कि अगर आप, मैं और दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कोर्ट की जजमेंट्स का क्रिटिसिज्म नहीं करते, तो वो अपनी संवैधानिक जो उनकी दायित्व है, ड्यूटी है, उसका पालन नहीं करते। तो हमें क्रिटिसिज्म करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हम संविधान के साथ न्याय नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहे। मेरा ये लीगल ओपिनियन है, और मैं खुल के बोलता हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी तो अब 1 रुपए का ही जुर्माना है। नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी सुन लीजिए। अभी संजीव चतुर्वेदी जी वाले केस में हमने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस कराया है, जो हमें कैट के चेयरमैन ने कंटेम्प्ट में कन्विक्ट कर दिया था। कोई जुर्माना नहीं किया था हम पे, सजा तो की, जुर्माना कोई नहीं किया। तो उसमें नोटिस इश्यू हो गया 20 तारीख को, उसमें भी अभी सुनवाई होगी। उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को बुलाया गया है हमारे वाले केस में, तो वो भी एक लैंडमार्क केस होगा कंटेम्प्ट का। कंटेम्प्ट क्या है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरी उसकी कानून बन जाए। और बल्कि कोर्ट ये गुजारिश करे सबसे, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये गुजारिश करनी चाहिए सबसे कि ये आप क्रिटिसिज्म करें हमारी जजमेंट से। जी, जजों की आलोचना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जजों के फैसलों पर अपनी राय रखना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। रितु क्या लग रहा है, एक मन में नौकरी जाने का डर सबको होता है, रोजी रोटी की लड़ाई है, मन में ऐसा लगता था कि शायद मैं अब नहीं लड़ पाऊंगी, अब कुछ नहीं होगा, कदम पीछे खींच लेना है, कभी ऐसा निराशा तो नहीं हुआ, या ऐसा था कि शायद कोई खरा नहीं होगा? खैर, आप तो मुझे बहुत पहले से जानते हो और आपने मेरी जर्नी भी देखी है। और रही बात, आपने अपने जब आपने शुरू किया तो आपने कहा कि नौकरी लेना बहुत आसान है, लेकिन नौकरी में टिके रहना और बने रहना ये बहुत बड़ी बात है, संघर्ष करना पड़ता है आपको। नहीं, सम्मान से नौकरी पूरा कर लेना, सम्मान से वही टिके रहना, वही सम्मान से संघर्ष करना पड़ता है। तो हमें तो संघर्ष और सम्मान कभी भी नहीं मिला, हमें तो पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तकलीफें चाहे कितनी भी हों। आई थिंक हमने तकलीफें ही देखी हैं अभी तक, लेकिन मुझे संघर्ष का रास्ता ही नजर आया। मतलब हाई कोर्ट में अभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो जाएंगी? बिल्कुल, किसी भी लेवल तक जाना पड़े ये लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि ये जस्टिस की लड़ाई, न्याय की लड़ाई है और सच की लड़ाई है। सबसे बड़ी बात ये है, आप देखो, और सबसे बड़ी बात ये मेरे समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है, तो मैं कैसे छोड़ दूंगी इसको। तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं कि मैं रोज 100 से 150 कॉल उठाता हूं लोगों का, मेरा पब्लिक नंबर है, मुझे 10 कॉल आते हैं नौकरी पेशा लोगों का, किसी को प्रमोशन के लिए, ऐसे ऐसे लोग फोन करते हैं जिनको 10-10 साल से नौकरियों से बेगर मतलब के निकाल दिया गया। बिहार में एक रेलवे के कर्मचारी को निकाल दिया गया, वो आत्मदाह करने पहुंच गया। मैं सबको समझाता हूं कि आप लीगल सिस्टम से मदद दीजिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि SC ST OBC माइनॉरिटी में वकील बहुत कम है, प्राचा जी जैसे, और जुडिशियरी सिस्टम में तो डाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं है। खैर, उसके बाद भी भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर लोगों को भरोसा है। एक और आपके साथ कोई मेहमान है जो कुछ बात करना चाह रहे हैं? सर, जैसे कि अभी डॉक्टर रितु बता रही थी कि इतना कुछ झेलने को दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की कैपिटल है, वहां पर जब डॉक्टर रितु जैसी महिलाएं झेल रही हैं, तो फिर देश के अंदर और महिलाओं का क्या हालात होगा, ये हम लोग यहाँ सोच सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों से महिलाओं को उम्मीद रहती है कि हमारे पक्ष में खड़े होंगे, हमारे जो हम जिस न्याय की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उसमें ये शामिल होंगे, आवाज उठाएंगे, वो सारे नेता कहाँ हैं आज?
जब एक छोटे से शहर में मैं रहते हुए यूपी से मैं आ सकती हूँ डॉक्टर रितु के समर्थन में, उनकी समस्या देख करके, तो फिर दिल्ली के जो लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, जो समाज की बात भी करते हैं, जो जनप्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं समाज के, तो वो लोग आज बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या जब हम इंतजार कर रहे हैं कि हम मोमबत्ती लेके निकलेंगे, जब ये रोहित वेमुला जैसे और पायल तन्वी जैसे केसेस बन जाएंगे, क्या हम तब तक का इंतजार करते हैं? जब कोई बलात्कार हो जाता है तो सारे नेता तुरंत हम हाय हल्ला मचाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? नहीं, नेशनल दस्तक ने लगातार इसकी रिपोर्टिंग की है और पहले भी हमने रितु से, एक बार फिर से रितु फ्रेम में आए तो मैं उनसे बात करूंगा। डॉक्टर रितु से मैंने पहले भी कहा था और मैंने खुद इनिशिएट किया था कि अगर आप इस मामले को मीडिया में लाना चाहती हैं तो मैं आपके साथ हूँ। तो हाँ सर आप जर्नलिस्ट हैं, एज अ जर्नलिस्ट आपने आवाज उठाई, आपका धन्यवाद। और उसी से हम लोगों को भी पता चला, आपने इसको इंटरव्यू में लिया, लोगों के बीच में लाए, उससे हम तक बात पहुंची, आपने लोगों तक पहुंचाई, आपने ही नेताओं तक पहुंचा दी। आपका काम इतना अच्छा था कि आपने उन तक बात पहुंचाई। अब उसके आगे उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि शंभू जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ठीक है, मैं आगे किसी भी नेता से मिलूंगा तो इस बात को जरूर उठाऊंगा। रितु, एक लास्ट सवाल आपसे, थोड़ा डॉक्टर साहब को भी ले लेते हैं, अगर वकील साहब को में क्या लग रहा है वकील साहब, ये मामला लंबा चल सकता है लेकिन न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है, और ये मिसाल बनेगा, स्वाभिमान का मिसाल बनेगा, क्योंकि रितु जैसी मजबूत महिला हमारे को जो अब एक क्लाइंट के रूप में मिली है, तो मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से जिन्होंने आके मुझसे एक ही बात बोली थी, मेरी जान चली जाए, स्वाभिमान नहीं जाना चाहिए। इनको आज भी ये ऑफर है, मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि ये माफी मांग लें और इनकी नौकरी बहाल कर दी जाएगी। तो ये उस प्रकार की एक हमारी बहन है। अच्छा, ऑफर क्या है कि माफी मांग लो। अब ये बोल रही है कि मैंने कोई गुनाह किया होगा तो मैं माफी मांगूंगी ना उसकी, मैं किस बात की माफी मांगू? आज भी इनको ये ऑफर है कि आप सिर्फ माफी मांग लो। तो ये माफी किस बात की मांग लें? मतलब माफी का मतलब ये है कि आप अपने कपड़े बदल दो, आप उस तरीके से आने लगो जैसे कि जिसको परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। आप मतलब जिस तरीके से हर चीज को करते हो, अच्छा बोलती हैं, तो वो यही बताएंगी। मेरे ख्याल से तो बेटर रहेगा। इनको कोई ये नहीं है, नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये मेरी नौकरी की लड़ाई नहीं है शंभू जी। ये अगर नौकरी लेनी होती तो पहले दिन ही रास्ता बहुत अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी टीचर को मैं ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, इनको ऑक्सफोर्ड में नौकरी मिलेगी, इनको स्टैनफोर्ड में मिलेगी, इनको मिशिगन यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलेगी, जो मैंने इनसे इंटरेक्शन करके देखा है। और मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनके जो जितना एक्सपीरियंस है इनका, और जिस क्षेत्र में ये कार्य कर रही हैं, कोई ले आए तो ये एकलव्य ही साबित होंगी। इनका अंगूठा ही काटना पड़ेगा इनको। एक और सवाल प्राचा साहब, उसके बाद मैं रितु के पास जाऊंगा। प्राचा साहब, एक मुझे, जैसे मैं बार मैं ये सच कह रहा हूं, मैं रोज 1000 कॉल से ज्यादा उठाता हूं, सैकड़ों तो ऐसे फोन आते हैं कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, अधिकारी हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है लेकिन मैं सामने नहीं आ सकता, मैं बोल नहीं सकता। एक डर बैठा हुआ है। क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान में हम नौकरी करते हुए अपने अधिकार, अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते? हमें हमेशा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इसी के लिए ये केस सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त, क्योंकि जो इनकी सोच है ना, वो हर एक हमारा SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति जो कि सरकार में नौकरी कर रहा है या कहीं भी नौकरी कर रहा है, उसके साथ ये सुबह शाम दोपहर रात हर 24 घंटे के साथ उसकी ये प्रताड़ना है। उसकी एफिशिएंसी घटती है, उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो अपना काम भी नहीं कर पाता ठीक से। तो ये जो है ना, और ये बंधुआ मजदूरी की एक सिस्टम है। ये बंधुआ मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं समझ सकता। मेरे को तो इससे अच्छी कोई टर्मिनोलॉजी मिल ही नहीं सकती कि ये गुलामी है और ये बंधुआ मजदूरी है। उसके लिए जो हमारे आज एक जो संगठन होने चाहिए ना, उनकी मैं भी ये गलती मानता हूं कि संगठनों को एक इशू उठाने चाहिए। इंडिविजुअल हर कोई रितु के जैसे आके लड़ नहीं सकता। तो अच्छा, एक सवाल रितु, क्या आप इस लड़ाई, क्योंकि अगर आप इस तरह से लड़ते हैं, मैं फिर कहूं, मैं हजारों ऐसे प्रोफेसर्स को जानता हूं जो डर की वजह से नहीं बोलते हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी, और मुझे आज तक कोई ऐसा जनरल कैटेगरी का इंजीनियर, डॉक्टर या नौकरी पेशा आदमी नहीं मिला जो कहता हो कि मुझे डर लगता है। लेकिन मुझे SC ST OBC माइनॉरिटी का हर एक आदमी, जो मुझसे जज मिले हैं कई बार, जो लोअर जुडिशियरी में जो SC ST के जज हैं, जहां अब आरक्षण है तो आने लगे हैं, उस दर्जनों जजों ने मुझे कहा था कि मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे डर लगता है।
और उनकी बात तब पुख्ता होती थी जब जस्टिस कर्नन को भी जेल में डाल दिया गया था। मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जातिवाद इस देश में मीडिया में और जुडिशरी में है, क्योंकि वहां महीन इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस वहां बात महीन जातिवाद होता है। और एक मीना कोटवाल थी, वो बीबीसी में नौकरी करती थी। मैंने भी 12 साल मीडिया में नौकरी की, लेकिन मेरी जाति का लोग अंदाजा लगाते लगाते बहुत देर होता था, तो वो जाति नहीं पता कर पाते थे। मैं थोड़ा बोलता भी था। तो ऋतु, क्या इस लड़ाई को आप एकदम मुकम्मल पहुंचाएंगी? और चूंकि ये एक माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा, और जो डर है लोगों को नौकरी जाने का, वो उनके डर निकल जाएगा कि आप लड़के भीड़ के भी सम्मान बचाने के लिए और संघर्ष भी कर सकते हैं और लीगल तरीके से नौकरी भी कर सकते हैं, लीगल लड़ाई के दम पर। बिल्कुल शंभू जी, आप बिल्कुल सही चीज आपने पूछी है और आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ये लिटरली उस चीज की लड़ाई है। ऐसे सिस्टम में जब 10 अगस्त 2019 को 20 को जब उन्होंने मेरे साथ ये किया था अपने कमरे में, जो मुझे अभद्र शब्द इस्तेमाल किए, जातिगत शब्द इस्तेमाल किए 20 मिनट तक, क्योंकि वो और मैं थे कमरे में और कोई नहीं था। वक्त आने पे जब प्रूफ मांगा जाएगा तो हम वो भी देंगे। लेकिन उन्होंने जो आपने रिकॉर्ड कर लिया क्या उसको? नहीं, अभी ये मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। ये मैं लीगल एडवाइजर को ना वो मेरे लीगल एडवाइजर जो है वो बताएंगे। वो वक्त आने पे हम सारी चीजें बताएंगे कि उन्होंने क्या किया और क्या क्या कहा मुझे। सो मैं सिर्फ ये चीज कहना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत आसान रास्ता था। एक कमरे के अंदर वो थी और मैं थी, और मैं झुक जाती, डर जाती और बिना कसूर के माफी मांग लेती। लेकिन मुझे लगा कि अगर ये ही मैंने किया तो आने वाली नस्लें, जो पीढ़ियां हैं, जो देख रही हैं और जो भी पैदा भी नहीं हुए, वो भी माफी ही मांगते आएंगे। लाखों लोग हमारी कम्युनिटी से फिर माफी ही मांगते आएंगे, गुलामी की तरह सर ही झुकाते आएंगे। सो आई थॉट ठीक है, एक बंदे की कुर्बानी जाएगी, कोई बात नहीं। होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा जेल, मरोगे आप, कम से कम ये तो आत्मसम्मान से हम रहेंगे कि हम लड़के मरे, सड़के नहीं मरे, दलाली करके नहीं मरे, गुलामी करके नहीं मरे। सो आई थॉट दैट दिस इज द वे दैट आई नीड टू एक्सपोज। ये राइट टाइम है दैट आई विल एक्सपोज ये जो पीपल जो पावर में बैठे हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के अंदर जब पावर में एक तरीके के लोग हैं, तब आपका सबसे ज्यादा आपके साथ जातिगत भेदभाव होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी इस चीज का, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप मुझे एक प्रिंसिपल एससी समाज से दिखा दीजिए, अगर कोई है, या अगर कोई एक आधा अगर बना, वैसे तो कोई नहीं है, अगर बना भी है तो आप मुझे बता दीजिए। क्यों? क्योंकि एक हेजेमनी है पावर का आप अपने ऊपर, और डरा के रखना। अगर आज मैं दलाली कर लेती, गुलामी कर लेती, तो आज ऋतु बहुत अच्छी थी, आज ऋतु के पास नौकरी होती, आज ऋतु के पास, अगर आप दलाली करते तो आपके पास गाड़ी भी होगी, नौकरी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो रास्ता मैंने नहीं चुना। मुझे लगा कि संघर्ष का रास्ता, तकलीफें आएंगी, तो क्या मेरा समाज इतना इस लायक नहीं है कि मुझे 2 रोटी खिला सकेगा? ठीक है, वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड लग्जरी, बट वी विल बी एबल टू अफोर्ड 2 टाइम का रोटी खाना। तो जहां हम 3 रोटी खाते हैं, वहां 2 रोटी खा लेंगे, बट स्वाभिमान को झुकने नहीं दूंगी। और ये समाज की लड़ाई है। आई एम लिटरली सेइंग, जो आपने ये बात बोली कि आपके पास लोग आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉल्स मेरे पास भी है। देखो, नौकरी हमारे समाज के पास वैसे ही नहीं है, हमारे समाज के लोगों के पास वैसे ही कुछ सुविधा संसाधन नहीं है। अगर नौकरी चलेगी तो तुम क्या करोगी? देखा जाएगा हम क्या करेंगे, लेकिन नहीं झुकूंगी, ना झुकने दूंगी। डरूंगी नहीं, डट के खड़ी रहूंगी। मैं फिर कह रहा हूं, लड़ने वालों की हार नहीं होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि अगर आपकी डिग्निटी से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने संवैधानिक रास्ता तैयार किया, लीगल सिस्टम पर भरोसा करके वो अगर इस लड़ाई को लड़े, तो देर लगेगी लेकिन उनको जीत जरूर मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया और जुडिशियरी में सबसे ज्यादा कास्टिज्म है, लेकिन जरूरत है लीगल सिस्टम के सहारे इस जातिवाद के खिलाफ लड़ने की। एक बात और बता दूं, अगर आपके मन में भी कोई डर है तो सबसे आसान है, डॉक्टर महमूद प्राचा जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप इनसे मदद ले सकते हैं, लीगल असिस्टेंट ले सकते हैं। और डर को मन से निकालिए और जातिवाद जो कि एक बीमारी है उसके खिलाफ लड़िए, और आपके जो हक अधिकार है उसके प्रति सचेत रहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग भी इस डर में जीते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी जाति की वजह से, वो तो ऐसे ही जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जो नौकरी संविधान की वजह से आपको मिला है, अगर आप सम्मान से उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप डरिए मत, अपने अधिकार के लिए सचेत रहिए, सजग रहिए, और किसी भी कीमत पर घबराइए मत। शुक्रिया डॉक्टर रितु और शुक्रिया वकील साहब हमसे बात करने के लिए। मुझे लगता है इंटरव्यू बहुत जरूरी था, खासकर उन तमाम लोगों के लिए जो नौकरी में हैं और जिनके साथ जातिवाद होता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि SC ST OBC के लिए नौकरी पा लेना आसान है। OBC में मुस्लिम कम्युनिटी भी आते हैं, सिख कम्युनिटी भी आते हैं, तमाम माइनॉरिटी सेक्शन के लोग आते हैं।
तो SC ST OBC के लिए नौकरी पा लेना आसान है क्योंकि संवैधानिक प्रावधान रिजर्वेशन है, लेकिन जातिवाद की वजह से वो सम्मान के साथ नौकरी पूरा नहीं कर पाते हैं। उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी होती है, जातिवाद होता है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। और अगर आप चाहते हैं कि इस देश से ये बीमारी दूर हो तो आपको लीगल तरीके से लड़ना होगा और ऐसे लोगों को जेल के पीछे पहुंचाना होगा। बस जरूरत है प्राचा जी जैसे वकील की जो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो। शुक्रिया आप लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।